हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मानव संसाधन। तो उसके पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अभी अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए जो है चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये पढ़ना इस उद्देश्य से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हमें जो भी हमारे एजुकेशन में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, है ना, हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या चीज़ चेंजेस होने वाले हैं, ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, और अब समझ लीजिए कि अब एनसीईआरटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि जो है एनसीईआरटी को ही मेन थीम मान के हर जगह जो है एनसीईआरटी ही इम्प्लीमेंट होगी। नोडल एजेंसी बना दी गई है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन अब आप ये मान के चलो कि अब तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है ना। आप जितनी बार जो है एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको नई चीज़ें ही मिलेंगी। तो अब आप ये मान के चलो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है नई शिक्षा नीति के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जो है पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। अब देखिए पहले ही पेज से एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि नई शिक्षा नीति जो है उसका मसौदा कब आया, 2019 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका संदेश क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है हमारा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। एक देश शिक्षित होता है तो जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है ना। शिक्षा को जो है एक ऐसा उत्प्रेरक माना जाता है जिससे देश के बच्चों युवाओं का भविष्य जो है वो रूपांतरित होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। आप सभी को पता है कि हमारी भारत की जनसंख्या 1.2 अरब है, जिसमें से इसकी जो आधी आबादी है ना वो 26 वर्ष से कम है। इसीलिए हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। और 2026 तक ये संभावना बनी है कि ये जो औसत है 26 वर्ष से ना होके 29 वर्ष की औसत आयु हो जाएगी। तो दुनिया जो है सबसे ज़्यादा युवाओं का देश होगा। ठीक है, तो अब जो है डेमोग्राफी का लाभ उठाने के लिए हमारे सुयोग्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो है, इनकी अगुवाई में सरकार ने ये वादा किया है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार यानी कि चेंजेस, ठीक है, और अनुसंधान संबंधी सभी आवश्यकताओं के बदले परिदृश्य का सामना करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति लागू किया जाएगा जिसका उद्देश्य छात्रों को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक क्षेत्र, इंडस्ट्री में लोगों की कमी को दूर करते हुए देश में नॉलेज की सुपर पावर जो है स्थापित करना। अच्छा देखिए ये जो मसौदा है ना, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं भी है ना, तो ये हमारी शिक्षा नीति है, इससे जानना तो ज़रूरी है ही, है ना। देखिए क्या हुआ था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जनवरी 2015 में अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की। बहुत सारे जो है बहुहितधारक, बहुआयामी, बॉटम अप, लोक केंद्रित, समावेशी और सहभागी प्रक्रिया थी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है करीबन 2.5 लाख लोगों से परामर्श लिए गए थे और ऑनलाइन लिया गया था। विशेषज्ञों के साथ थीम आधारित ज़मीनी स्तर पर भी परामर्श लिया गया था, जिसमें कि गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय, जिला, राज्य, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है इसका सुझाव जो है वो लिया गया था, ताकि हर नागरिक जो है अपना सुझाव दे सकें। तो विस्तृत हितधारकों के साथ कई वैयक्तिक और गहराईपूर्ण विमर्श आयोजित किए गए थे। तो इसमें जो है हम भूतपूर्व कैबिनेट सचिव, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है, फिर इस समिति द्वारा जो है मई 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर मंत्रालय ने जो है नई शिक्षा नीति का प्रारूप 2016 हेतु जो है सुझाव को तैयार किया। फिर बात आई 2018 में। दिसंबर 2018 में नई शिक्षा नीति के प्रारूप का सौंपने का जिम्मा दिया गया पद्म विभूषण यानी कि जो वैज्ञानिक है, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस कमेटी की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति आई है, तो कौन है ये हैं वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। ठीक है। अब ये भी देख लीजिए कि कमेटी के कौन कौन मेंबर थे। के कस्तूरी रंगन जो थे ये तो चेयरमैन थे। ठीक है। वसुधा कामत मेंबर, के जे अल्फोंस मेंबर, मंजुल भार्गव मेंबर। ठीक है। ये सारे मेंबर देख लीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या है ना कि जो है मेंबर्स पे भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी है। और जो है इस कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे ये भी पूछ सकता है ना। रामशंकर, टीवी कट्टीमानी, ठीक है, कृष्णा मोहन त्रिपाठी, और कौन है, मजहर आसिफ, एम के श्रीधर, ठीक है, राजेंद्र प्रताप गुप्ता और शकीला टी सामसू। ठीक, तो ये सारे मेंबर्स हो गए और इसके अध्यक्ष हो गए के कस्तूरी रंगन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के जो समग्र शिक्षा में ना एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा प्राचीन भारत था ना, उसमें भी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। इसी में जैसे दुनिया के जीवन और स्कूल के जो है बाहर के जीवन को तैयारी करना, बल्कि जो है स्वयं को पूर्ण बोध और मुक्ति का उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा जो है वो सूचना या जानकारियों की वह मात्रा नहीं है जिसे आपके मस्तिष्क में डालकर वहाँ कोलाहल पैदा की जा सके और जो आपके जीवन जो है भर समझ नहीं आता। हमारे पास जीवन निर्माण, आदमी बनाने, विचारों को आत्मसात करने वाला चरित्र होना चाहिए। यदि आपके 5 विचारों को आत्मसात किया है तो आपको अपना जीवन और किरदार बनाया है, तो आपके पास हर उस व्यक्ति का जो है बनिष्ठ होना चाहिए जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया है। देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। अब मैंने जो है हिस्ट्री में पढ़ाया भी है आप लोगों को कि चरक हो गए, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि जैसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो आज रिसर्च हो रही है ना, वे कई सौ साल पहले ही इसके बारे में बता दिए हैं। धातु विज्ञान हो गया, खगोल विज्ञान, ठीक है, सर्जरी, ठीक है, जहाज निर्माण, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में पूर्व से ही ज्ञात हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ था कि सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्यों और जो है शास्त्रीय संगीत, इसका भी ज्ञान था हमें, है ना। और अब जो है ये विरासत भावी लोगों के ऊपर डाला जाता है। अब जो भावी हमारा जो है भविष्य के बच्चे जो आने वाले हैं वही तो देश को संभालेंगे ना, ताकि जो है इसका ज्ञान इनके नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। ये जो है ताकि निष्ठापूर्वक अपने बच्चों को ये ज्ञान सौंप सके और इसी तरह सामूहिक रूप से कुछ बड़ी चीज़ों और परंपराओं का निर्माण कर हम साधारण लोग अमरता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भारत में शिक्षा प्रणाली का क्या विजन है जो अभी आया है। तो भारत में जो नई शिक्षा प्रणाली का विजन है ना, वो इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह जो है देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करे। अब देखिए, एक और देश के कई बढ़ते विकास जो है विकासात्मक कार्यों की ज़रूरत में योगदान है और उनकी क्षमता के अनुरूप है, और दूसरी ओर एक न्याय संगत निष्पक्ष समाज बनाने का वो है। ठीक है, देखिए जैसे आप सभी को पता है कि पहले हमारे देश में 10+2 प्रणाली का नियम था। ठीक है, क्या नियम था, 10+2, लेकिन अब यही जो है चेंज होके 5+3+3+4 मॉडल आया है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉडल है क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो 5+3+3+4 मॉडल है, ये जो है ना ये 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये क्रमशः जो है जो ये 5 है, ठीक, ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये जो 3 है, अभी मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगी, पहले आप ईयर जान लो। ठीक है, ये 8 से 11, फिर ये वाला 3 जो है ये 11 से 14, और ये जो है ये 14 से 18। ठीक है, अब हम आसान शब्दों में ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये 5+3+3+4 मॉडल है क्या। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 क्या है। 5 का अर्थ है, नोट डाउन करते जाएंगे, फाउंडेशन स्टेज। तो सबसे पहले हम 5 को देख लेते हैं। 5 वाला का जो अर्थ है वो है फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज।
ठीक है। इसमें जो है पहले 3 साल जो ये बच्चे होंगे, 3 साल ये क्या होंगे, आंगनबाड़ी में प्री स्कूली शिक्षा लेंगे। ठीक है, प्री स्कूलिंग। फिर इसके अगले 2 साल में 1 और 2 में बच्चे जो है स्कूल में पढ़ेंगे। तो इन 5 सालों में जो है ना पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा और इनमें 3 से 8 साल तक के आयु के बच्चे कवर होंगे। कितने से कितने साल के बच्चे, 3 से 8 साल तक के बच्चे कवर होंगे। और ये जो स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज पूरी होगी। 5 साल की स्टेज हो गई, 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग करेंगे और फिर क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है, 2 साल यहाँ पढ़ेंगे, तो 5 हो गया। ठीक, अब 3 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर आती है 3, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज है ये। ठीक, ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, इसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अब प्रिपरेटरी स्टेज में क्या हुआ, क्लास 2 तक हो गया था ना, अब इसमें जो है 3 से लेके 5 तक की पढ़ाई होगी। कहाँ से कहाँ तक की, 3 से 5। और इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को साइंस, मैथ्स, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। और ये जो है 8 से लेके 11 वर्ष के बच्चों की उम्र में कवर किया जाएगा। ठीक, 5+3 हमने देख लिया, अब आता है +3 और। ठीक, तो ये जो है ये होगी मिडिल स्टेज। इसे क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। अब इसमें कौन सी क्लास के बच्चे रहेंगे, 6 से लेके 8 तक की कक्षाओं के बच्चे। और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और इसमें कितने से कितने साल के बच्चे रहेंगे, 11 से लेके 14 साल के बच्चों को इसमें कवर अप किया जाएगा। कक्षा 6 से ही, एक बात और ध्यान रखेंगे, कक्षा 6 से ही कौशल विकास जो है कोर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, कौशल वाला जो है 11th क्लास में, लेकिन अब देखिए कि अब जो है कक्षा 6 से ही कौशल विकास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है +4, ये है सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो है 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई 2 स्टेज में होगी, जिसमें विषय का अध्ययन करा जाएगा और विषयों को चुनने की आज़ादी भी दी जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से लागू होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक की कक्षा के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा चीज़, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं है, यानी कि अब सिर्फ 12वीं बोर्ड होगा। ठीक, चौथी चीज़, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। छठी चीज़ ये है कि 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। ठीक, अगली चीज़ है, अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि अब जो है स्टूडेंट एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये एमफिल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत ना कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है ना, तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। इसके बाद जो अपना पहला कोर्स कर रहा है वो अपना बाद में जो है कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि पिछली शिक्षा नीतियों को आगे ले जाना, यानी कि आज़ादी के बाद दशकों में हमने बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षा की पहुंच बनाने में व्यस्त रहे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने जो है शिक्षा की गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप आज भी देखो कि लोग रटने पे ज़्यादा जो है जोर देते हैं। क्या कभी कोई जो है डेवलपमेंट की बात करता है, कोई क्रिएटिविटी की बात करता है? नहीं, सिर्फ रट के हमें परीक्षा पास करनी है। तो ये चीज़ जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 6 से ही कौशल का विकास जो है शुरू होना हो जाएगा, है ना, बच्चों से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए 2 शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में जो है अभी भी अधूरा है। एक 1986 की पॉलिसी आई थी ना,
शुरुए में जो है एनपीई जो अधूरा एजेंडा है, यानी कि 1992 में ये संशोधित भी हुआ था और उचित रूप से इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो है सबसे एक बड़ी खामी मुझे ये दिखाई देती है कि इसमें आप ये मान लीजिए कि सबसे अच्छा एजुकेशन जो प्लान है वो है फिनलैंड का। बहुत ट्रिमेंडस वहाँ की व्यवस्था है। फिनलैंड में जो है मैक्सिमम लोग जो है कौशल विकास जो है उनका हुआ है और एजुकेशन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है शुरू से ही जीडीपी का 6 से लेकर 7% हमेशा ऐड ऑन किया गया है शिक्षा, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं माना गया था। ठीक है, तो क्या हुआ है, अब सबसे बड़ी चेंज ये हुई है कि जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये शिक्षा का अधिकार है ना, आप सभी को पता है कि 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या आया है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य जो है अधिकार अधिनियम 2009 जो अप्रैल 2010 में हुआ लागू, तो वह जो है प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने तक प्रत्येक बच्चों को, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। हालांकि कुछ पहलुओं में तरक्की के बावजूद शिक्षा प्रणाली में आज भी एक नीरसता, उबाऊपन, बोरियत बनी हुई है। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि आज जो है कोई भी बच्चा, मतलब मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा जो है इतना उबाऊ बन गया है, नीरस बन गया है, इतनी बोरियत बन गई है। हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा करना होगा, कौशल लाना होगा, जिससे बच्चे खेल खेल में पढ़ें, है ना, जिससे हमारी प्राचीन परिवार जो है परंपरा चलती आ रही है उसके बिल्कुल उलट हो, यानी कि विद्यार्थियों में उनकी व्यक्तिगत क्षमता के लिए विकसित किया जाए। ठीक है, जिन जिन जो भी आप ये देखिए कि जैसे ही बच्चा 10th क्लास में जाता है तो बच्चों से उनके माँ बाप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा या तो इंजीनियरिंग कर ले या तो फिर मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ले, और किसी क्षेत्र में कोई उनको स्कोप ही नहीं दिखाई देता, जो कि बड़ी दयनीय स्थिति है ना। बच्चों के इंटरेस्ट बेस पे जो है उनको उस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है आज, बिल्कुल उसका उलट हो रहा है, और इसीलिए आई है ये एनपीई पॉलिसी। तो देखिए क्या है ना कि 34 साल बाद, आप मान के चलिए 34 साल बाद इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-92 में बनने के बाद कई महत्वपूर्ण विकास हुए। ठीक है, जिसमें जो है हमने नीति बनाना शुरू किया और इंटरनेट क्रांति हुई, पहले तैयार किया गया। ठीक है, तो तकनीकी क्षमताओं का विकास करना शुरू किया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हमने, है ना। और फिर भी जो है हम इसके प्रबंधन, हमने पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन गवर्नेंस और शिक्षा योजना में और प्रबंधन में इसके उपयोग के लेकर काफ़ी धीमे रह गए हम लोग, है ना, जो कि काफ़ी घातक रहा हमारे लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए। अब आइए थोड़ा सा इसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मोटी मोटा देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कहानी ना बताते हुए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कस्तूरी रंगन मैंने बताया ना, इनकी अध्यक्षता, ये जो है पूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना, है ना। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है ये कस्तूरी रंगन कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब 2020 का जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है ना, वो 1968 यानी कि कोठारी कमीशन, ठीक है, और वर्ष 1986 न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ये 2020 वाली जो है ये कौन सी नीति है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, ये तो मैंने बताया ही दिया कि 6% जो है वो जीडीपी का जुड़ेगा उसमें। ठीक, जीडीपी का जुड़ेगा। ठीक, 5+3+3+4 प्रणाली रहेगी। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए भी है, शिक्षा को सुगम बनाने के लिए अनेक तकनीकी का प्रयोग होगा। ठीक है, और इस शिक्षा नीति में छात्रों के रचनात्मक सोच, ठीक है, क्रिएटिव जो है उनकी सोच होगी, तार्किक निर्णय, यानी कि ये नहीं कि आप जो है रट लो और उसके पीछे का बेस आपको ना चीज़ें पता हो। आपको तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। अब देखिए एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन भी किया गया है। ठीक है, एमएचआरडी, अब इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या पड़ गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री।
एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य सिर्फ मात्र एक है, शिक्षा और सीखने यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग को पुनः जो है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, और क्या देखिए क्या है कि इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर भी जो है राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है। देखिए, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की जो है मांग की गई है। 2025 तक, ध्यान रखेंगे, 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो और क्या है पॉलिसी में ये है कि जो भी ड्रॉप आउट जो बच्चे हो चुके हैं ना, उनको भी इंक्लूड करना शिक्षा में। ठीक है, और ये जो है NEP 2020 के जो है तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये भी स्थापित किए जाने की मांग की गई है। ठीक है, तो ये भी मान लिया गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े जुड़ाव क्या होंगे? देखिए, आपको मैंने बताया कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT जो है ये मसौदा तैयार करेगी। ठीक, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है ये तैयार करेगी NCERT। इसीलिए मैंने बताया कि NCERT पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। आपको जो है, अब ये समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो वो NCERT बेस्ड ही होंगे। आपको NCERT पढ़ना मस्ट है ना। अब देखिए, छात्र जो है कक्षा 3, 5, 8 स्तर के स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे और जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को जो है अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर प्रयोग होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षण प्रणाली में क्या सुधार किए जाएंगे? देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति भी जो है बहुत प्रभावी तरीके से अब होगी। ठीक, उन्हें पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा पालन किया जाएगा और समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति भी होगी। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर NPST का विकास किया जाएगा। ठीक है, अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपने 2005 का तो सुना ही होगा। ठीक है, अब 2021 का विकास किया जाएगा। ठीक है, अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2030 तक, ध्यान रखेंगे, 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूजा सिंह है। ठीक है, तो उससे जुड़ जाइए आप, तो आपको मैं टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लीजिएगा उससे। तो चलिए अब चैप्टर को देखते हैं हम। तो देखिए, अभी तक हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मानव संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक राष्ट्र के जो लोग होते हैं ना, वो ही संसाधन होते हैं। अब कैसे होते हैं? अब हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों को तो देख लिया, खनिज संसाधन, वनस्पति संसाधन, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कौन बढ़ाया है? ये मानव ही तो बढ़ाया है। तो मानव जो है एक प्रकार का खुद ही संसाधन है। देखिए, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल सही बात है। और लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और योग्यताओं के अनुसार इस संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए, चट्टानों से लौह या फिर खनिज वगैरह निकाला जाता है, फिर उसको यूज़ कौन करता है? मानव ही तो करता है। मानव ही तो उसको विभिन्न आकृतियों में ढालता है। तो इस प्रकार मानव संसाधन ही जो है अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब आप एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जो कि मैंने अभी बताया आपको ना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, ये जो है ना 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण हुआ। किसके लिए? लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए। इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं।
तो देखिए अन्य संसाधनों की भांति ना ये मानव संसाधन भी जो है विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया? 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य जो है कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखिए विश्व का जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ पर केवल जो है 30% भाग पे निवास करते हैं। अब देखिए जैसे भूमि का 30% भाग पे ही 90% लोग निवास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे फिगर में भी कि ये देखिए, ठीक है, जो ये येलोइश दिख रहे हैं ये एशिया में रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में। फिर जो ये अब आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये यूरोप के हैं, ठीक है। अफ्रीका के ये जो है बैगनी कलर वाले दिख रहे हैं, ठीक। इसके पश्चात जो है ब्लू कलर के जो है मध्य व दक्षिण अमेरिका के लोग हैं। रेड में जो है ये नॉर्थ अमेरिका के हैं और ये जो है ओशिनिया, ठीक है। तो सबसे कम निवास करते हैं ओशनिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है एशिया में। आगे बात करते हैं तो देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, बिल्कुल असमान है, दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। कुछ क्षेत्र में तो जो है बहुत घने बसे हैं और कुछ में जो है विरले बसे हैं। तो ये भी इम्पैक्ट डालती है। जैसे आप मान लीजिए कि ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? हमने पिछले चैप्टरों में देखा है कि जहाँ पे उचित जलवायु हो, ठीक है, कृषि करने के लिए मैदानी इलाके हों, पानी की उपलब्धता हो, ठीक है, तो और रहने के लिए आवास का जो है पर्याप्त भूमि हो, ठीक, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करेंगे। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ना उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो जो है आप मान लीजिए कि जैसे ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के दक्षिण की अपेक्षा ना उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। और आप देखते भी होंगे, अभी आपको मैं मैप में भी दिखा देती हूँ, रुकिए। अब देखिए, अब ये आप विश्व का मानचित्र देख रहे होंगे, ये है 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, ठीक है। अब आप मतलब आप अच्छे से देखो तो सबसे ज़्यादा भूमिगत पोर्शन उत्तर साइड है कि दक्षिण साइड है? उत्तर साइड है। तो जाहिर सी बात है उत्तर साइड जो है ज़्यादा स्थल रूप है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करेंगे और इसीलिए कहा गया है कि विषुवत रेखा में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की तरफ लोग ज़्यादा रहते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों यानी कि एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ध्यान रखेंगे कितने? 3/4 लोग जो हैं वो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी 10 में जो है देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखिए जनसंख्या जो है इधर मिलियन में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन में, इसके बाद आता है अपने भारत का नंबर, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर रूस, फिर जापान। तो देखिए जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा निवास कहाँ कर रही है? चीन में कर रही है, फिर भारत में, फिर यूएसए में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत की जनसंख्या के घनत्व के बारे में। तो भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है ना, औसत घनत्व, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है ना, उसमें 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो देखिए सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि घनत्व किससे डिनोट किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो संपूर्ण व्यक्ति का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है।
इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ वीडियो, क्योंकि आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ लिया, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए प्लीज़ गाइस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाइट मत लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम में जो है अब इससे क्वेश्चन बनने के लिए जो है तैयार हैं और आने ही आने हैं। ये बात आप लिख लो कि मैम ने कहा है इससे क्वेश्चन आएगा, और देखना नहीं आया तो फिर मुझे बताना, है ना। तो आप जो है एक प्रॉपर नोट्स बनाइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और जो भी आपको इसमें डाउट रहता है तो आप प्लीज़ इसे रिजॉल्व करिए, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स तो है ही, ठीक है, सबके लिए खुला हुआ है, तो आप अपने डाउट उसमें भी क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरा चैनल जो है थोड़ा भी पसंद आता है चैनल के वीडियोज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।